जैसा अपना फ्लो चल रहा है उस हिसाब से न्यूटन का तीसरा इक्वेशन ऑफ मोशन अपना बाकी था, उसको पहले अपन डिराइव कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है अभी मुझे ये बताओ पहले तो, क्या आपके दिमाग में सारी बातें हैं जो अपन ने ग्राफ बनाया था उसके रिलेटेड, कि सब भूल चुके हो अभी तक? है दिमाग में, उसको रिकॉल कर लो जल्दी से, सब लोग नोटबुक ओपन कर लो अपना, जल्दी से वो ग्राफ देख लो भैया, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, फिर अपन इक्वेशन को बनाना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और दूसरा हुआ s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब बच्चा है तीसरा जो कि होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ओके। माइनस 2as भी होता है, मालूम है आपको? वैसे नहीं, यही फॉर्मूला देखो, ये बेटा ध्यान, मैंने बोला अगर ये फॉर्मूला मैं ऐसे लिख रहा हूं, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सबने यही पढ़ा है? yes. ये सेम फॉर्मूला v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as भी होता है, ये मालूम है क्या आपको? मालूम है कब हो सकता है ऐसा? ये ऐसा होता है, पता है कब होता है? सुनो ध्यान से, जब g की वैल्यू माइनस में आ जाती है तब। ऐसा कब होता है? जब g की वैल्यू माइनस। आप बोले कि सर g की वैल्यू माइनस में कैसे आती है? बेटा g की वैल्यू माइनस में आती है तब आती है जब हमें डायरेक्शन को देखना होता है, ग्रेविटी की अपोजिट डायरेक्शन में जब चीजें मूव करना स्टार्ट करती है। दो कंडीशन है, ध्यान दे, मैंने बोला ध्यान दे, एक होता है चीज का नीचे गिरना, दूसरा होता है चीज का ऊपर जाना, ओके। मुझे बोल, दोनों टाइम डायरेक्शन अपोजिट की सेम? बेटा ये इसी डायरेक्शन तो ये उसकी अपोजिट हुई ना, नीचे जाना ऊपर जाना अपोजिट हुआ ना। तो भैया जब नीचे जा रहा है तो ग्रेविटी की दिशा में जा रहा है तो g आपका प्लस होता है, जब उल्टा जाएगा तो g माइनस होता है, और इसलिए उस टाइम पे इक्वेशन बदलना पड़ता है। आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम इसकी आपको इंपॉर्टेंस में समझाऊंगा, फिलहाल इतना समझो, हमें तो ये अभी डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है? अभी हमें ये डिराइव करना है, आ रहा है समझ? हाँ, जब हमें माइनस लेना है तब मैं आपको बताऊंगा, मतलब आपको आपके दिमाग से लेना होता है। इक्वेशन खुद नहीं बोलता माइनस आ जाओ, सुनो भैया, इक्वेशन माइनस नहीं है, इक्वेशन प्लस ही है। सुन देख हुआ क्या, ए बेटा ध्यान दे, क्या बोला? ये देख ध्यान दे, हुआ क्या ये बात समझ। होता ये है बच्चे, यहाँ पे जो ए है, ए का मतलब होता है एक्सेलरेशन। क्या मतलब होता है? और ये जो हमने जी लिखा है, ये छोटू जो जी होता है ना, इस छोटू जी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं? इसकी एक वैल्यू भी होती है 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इतनी इसकी वैल्यू होती है, मालूम है आप लोग को? दुनिया में जितनी भी चीजें आपको नीचे गिरती हुई दिखाई देती है, ओए गिर गया, ये सभी चीजें नीचे गिरते समय इस एक्सेलरेशन के साथ नीचे गिरती है, ओके। हमारे धरती की अपनी खुद की एक शक्ति है जिसकी मदद से चीजें उसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, और इसी शक्ति को, इसी फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। अरे यस और नो? चलो आप थोड़े से बड़े जब हो जाओगे तो आप इसका असली मतलब समझोगे कि चीजों का नीचे जाना ग्रेविटी नहीं होता, चीजों का अट्रैक्ट होना ग्रेविटी होता है। वो खैर हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन उसके बारे में डिस्कशन अभी मैं पूरा नहीं करता हूं। अपने टॉपिक को लिमिटेड रखते हुए ये समझो, ग्रेविटी अट्रैक्शन होता है। ग्रेविटी क्या होता है? अट्रैक्शन। धरती इतनी बड़ी है तो इतने छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े आसानी से अट्रैक्ट कर लेती है, जिस कारण से, अच्छा, ये अट्रैक्शन किसी भी दो चीज में हो सकता है यूनिवर्स में। इसलिए जब न्यूटन भाई साहब ने इसका लॉ लिखा तो बोले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोले? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यू नहीं बोले लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बोले यूनिवर्सल। काहे बोले यूनिवर्सल? यूनिवर्सल इसलिए बोले बेटा क्योंकि ये पूरे यूनिवर्स में अप्लाई होता है। आप यूनिवर्स में किसी भी दो ऑब्जेक्ट को उठा लो, किसी भी दो, रैंडमली तू एक ऑब्जेक्ट बोल जो अपने आसपास होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट, कितनी चीजें है वो, ये पंखा ऑब्जेक्ट है, एसी ऑब्जेक्ट है, कैमरा ऑब्जेक्ट है, ये पेन भी ऑब्जेक्ट है, मैं खुद भी ऑब्जेक्ट, कोई भी, क्या पेन, तू एक ऑब्जेक्ट बोल। कैमरा। अब मैं आपको बताऊं तो शायद आपको थोड़ा सुनने में बड़ा क्लीशे, एकदम गंदा, आपको पता नहीं विश्वास होगा भी नहीं, लेकिन इस पेन और उस कैमरे के बीच में भी अभी अट्रैक्शन है। ओए होए 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 होए। अच्छा थोड़ा और अच्छे से समझाऊं, ये मोहित बैठा है, मोहित के बगल में कौन बैठा है? अथर्व चौहान। तो ये मोहित और अथर्व चौहान के बीच में भी अट्रैक्शन है। अरे सच में है, आपको जो, अरे यार, मेरे और मोहित के बीच में भी अट्रैक्शन है। If you take any two objects in entire universe, no matter how close or how far they are, there is always some force of attraction between two bodies. This is called as gravitational force. बस ये एक attractive force है।
मैग्नेट्स में अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों फोर्सेस होते हैं, चार्जेस में भी होते हैं, लेकिन ग्रेविटी इकलौता ऐसा फोर्स है जो सबसे वीकेस्ट फोर्स माना जाता है। क्योंकि आप सोचो, अट्रैक्शन तो फोर्स है, लेकिन तब क्या इसका मतलब ये दोनों चिपक गए? चिपक गए नहीं भैया, चिपक नहीं जाते, लेकिन फोर्स होता है। उस फोर्स को हम बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। उसका फार्मूला होता है F = Gm1m2 अपॉन r², या d², ठीक है, r या d दोनों टर्म में लिख सकते हैं। खैर वो आप बाद में थोड़ा मैं आपको इसके बारे में और विस्तार में बताऊंगा, लेकिन हर दो ऑब्जेक्ट में इसके टू अट्रैक्शन बिटवीन, सिर्फ टू ऑब्जेक्ट नहीं, अट्रैक्शन बिटवीन एवरी टू ऑब्जेक्ट। अब एवरी टू का मतलब है अगर फॉर एग्जाम्पल मोहित अथर्व को अट्रैक्ट कर रहा है, ये ध्यान दे, मोहित अथर्व, तो मोहित इसको भी अट्रैक्ट कर रहा है, मोहित मेरे को भी अट्रैक्ट कर रहा है, मोहित उस कैमरे को भी अट्रैक्ट कर रहा है, मोहित उस चेयर को भी अट्रैक्ट कर रहा है, मोहित इस बोर्ड को भी अट्रैक्ट कर रहा है, मोहित इस बिल्डिंग को भी अट्रैक्ट कर रहा है, और मोहित उस पंखे को भी अट्रैक्ट कर रहा है, मोहित उसके खुद के बेंच पे रखी हुई किताब को भी अट्रैक्ट कर रहा है, या किताब मोहित को अट्रैक्ट कर रही है, या किताब वहां पे जो मोहित की है वो अथर्व को अट्रैक्ट कर रही है, और अथर्व जो यहाँ पे बैठा है वो उधर बैठे हुए अभिषेक के चश्मे को अट्रैक्ट कर रहा है। भाई साहब आप हिसाब भी छोड़ दो, दुनिया की हर दो चीज, वो कोई भी दो हो सकती है, सबके बीच में अट्रैक्शन है, सबके बीच में। और इसीलिए न्यूटन भाई साहब ने इसको बोला यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देयर इज अ अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज, there is an attractive force between any two bodies which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them. ऐसा बोला न्यूटन ने, मैंने नहीं, क्या बोला? which is directly proportional to product of their masses and inversely proportional to square of distance between them, which is called as a inverse square law, और ये होता है universal law of gravitation। सर ये सब क्यों पढ़ा रहे हो? बेटा ध्यान दो थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ध्यान दो थोड़ा सा। मेन मुद्दा ये नहीं है कि मैं आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा रहा हूं, मेन मुद्दा ये है कि हर दो चीज के बीच में अट्रैक्शन होता है, जिस वजह से चीजें हमें नीचे गिरती हुई नजर आती है। चीजों का नीचे गिरना इज नॉट ग्रेविटेशन, चीजों का अट्रैक्ट होना ग्रेविटेशन। अब आप बोलोगे सर अगर अट्रैक्शन है तो क्या सिर्फ पेन ही नीचे गिरता है? मोहित को डाल के देखो वो भी गिर जाएगा, बॉल को छोड़ के देखो वो भी गिर जाएगा, बॉल में फोर्स ऑफ रिबाउंड भी जनरेट होता है तो वो वापस उछलता है, वो बात अलग है, लेकिन नीचे तो आता है। ग्रेविटी की कोई डायरेक्शन नहीं होती। फर्स्ट ऑफ ऑल नीचे हमें इसलिए दिखता है क्योंकि जो अर्थ है वो बहुत बड़ी है, ओके, और अर्थ के ऊपर हम लोग भैया मतलब कुछ भी नहीं है रे, है क्या? अपन लोग कुछ भी, तो अर्थ के मास के कंपैरिजन में इस ऑब्जेक्ट का मास बिल्कुल इनकंपेरेबल है, इतना डिफरेंस है कि सोचो मत। इसलिए ये बंदे की ताकत है अर्थ को अट्रैक्ट करने की, नहीं तो अर्थ उसको कर लेती है। आ रहा है समझ? लेकिन मोहित और अथर्व में भी अट्रैक्शन, लेकिन उनके मास में इतना फर्क है क्या कि धरती का मास और अथर्व का मास, तो ये उतना फोर्स लगा नहीं पाती जिससे कि चिपक जाए, ठीक है? तो वीकेस्ट फोर्स है, लेकिन फोर्स होता जरूर। आ रहा है समझ? और हमें इसलिए धरती के चीजें सेंटर की तरफ अट्रैक्टिविटी नजर आती है, हमें लगता है कि नीचे गिर रही, हालांकि यहाँ पे जो कंट्री है वहां की भी इधर ही आ रही है, यहाँ पे जो कंट्री है उनकी भी इधर ही आ रही है सेंटर की तरफ, इनके लिए इनका नीचे ये है, अपने लिए अपना नीचे ये है, कोई नीचे नाम की डायरेक्शन होती नहीं। देयर इज ऑलवेज दिस अट्रैक्टिव फोर्स। आ रहा है बेटा समझ? अब जिस दिशा में ये फोर्स लगा उसको अपन ने जी बोल दिया, क्या बोल दिया? या तो पॉजिटिव जी, लेकिन इसके विपरीत जाऊंगा तो, और उस समय हमें लेना पड़ता है -2s। इस माइनस साइन के चक्कर में कितना समझाना पड़ा। अरे यस और नो? आ रहा है समझ बेटा? इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब एक और इतनी बात बताइए तो एक और इंटरेस्टिंग बात सुन ही लो, ठीक है? जब ये जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यूटी बोल दिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम कर रहा होता है, तो इसका जो फार्मूला है ये डिस्टेंस पे मैटर करता है, ओके? जैसे मैंने पहले बता दिया आपको कि भैया आपका फार्मूला होता है F = Gm1m2 अपॉन d², ठीक है? तो डिस्टेंस के ऊपर मैटर करता है, रादर डिस्टेंस के स्क्वायर के ऊपर मैटर करता है, वो भी इनवर्स स्क्वायर लॉ। मतलब क्या सर? मतलब अगर मैं डिस्टेंस आधा कर दूं दो चीज के बीच का तो फोर्स 4 गुना बढ़ जाएगा, ओके? 2 का स्क्वायर 4, ओके? डी के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में चलता है, वो भी इनवर्सली। इनवर्स यानी कि एक क्वांटिटी कम हो रही तो दूसरी बढ़ेगी, और एक क्वांटिटी बढ़ेगी दूसरी कम, इसको इनवर्स बोलते हैं। अरे यस और नो? इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ जी बच्चे, हाँ। तो डिस्टेंस बढ़ाओगे फोर्स
कम होगा, उल्टा चलेगा, और डिस्टेंस कम करोगे फोर्स आ रहा है समझ। तो इसी हिसाब से होता क्या है देखो, मान लो ये ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे h हाइट से यहाँ पे नीचे गिर रहा है, यहाँ पे है ये फिलहाल h हाइट है टोटल, यहाँ से लेके यहाँ तक, चलेगा, समझ में आता। तो ये ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे आ जाएगा क्या तब भी उसकी हाइट h रहेगी? नहीं, कुछ तो कम हो गई ना। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा तब और कम, शायद यहाँ पे इसकी हाइट h/2 हो, आधी हो गई हो, अरे सर नो, यहाँ पे h/4 हो, और ऐसे ही करते करते एक टाइम पे 0 हो जाएगी, अरे सर नो। तो भैया जैसे मैं बोल रहा हूं कि धरती से ऑब्जेक्ट जितना दूर होता है ओके, उतना ये फोर्स क्या होगा, कम होगा, क्योंकि बेटा डिस्टेंस बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना डिस्टेंस को, अरे समझो, मास को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्टेंस को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो होता क्या है, जितना डिस्टेंस दूर होता है तब फोर्स कम होता है, जितना डिस्टेंस नजदीक जाता है उतना फोर्स बढ़ता है। तो ये पेन जब नीचे जा रहा होता है ना अट्रैक्शन की वजह से, तब जैसे ये नीचे नीचे गिरता हुआ हमें दिखता है, नीचे नाम को ऐसे कोई डायरेक्शन मैंने पहले समझा दिया आपको, उस हिसाब से सोचो, अरे सर नो, हाँ तो अब सुनो ध्यान से, मैंने बोला ध्यान दे, क्या बोला, तो जब ये नीचे जा रहा होता है, तो जब ये नीचे जा रहा है बेटा, ये थोड़ा थोड़ा क्लोज भी तो जा रहा है धरती के, क्लोज, तो क्या हर एक इंस्टेंट पे, हर एक सेकंड के हर एक हिस्से पे, उसके भी छोटे हिस्से पे, हर एक इंस्टेंट पे इसका डिस्टेंस कम होता जा रहा है या तो डिस्टेंस बदलता जा रहा है। और डिस्टेंस कम होने का मतलब फोर्स बढ़ना होता है, डिस्टेंस कम होने का मतलब फोर्स बढ़ना, इनवर्स उल्टे चलते हैं ना दोनों। तो भैया यही होता है, जब ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है डिस्टेंस लगातार कम होता जाता है, फोर्स लगातार बढ़ता जाता है, जैसे फोर्स बढ़ता है इसका स्पीड भी बढ़ता है। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? क्या बढ़ता है, मैंने बोला इसका स्पीड, इसका क्या बढ़ता है स्पीड। और याद करो, क्या चेंज इन स्पीड को हम एक्सेलरेशन बोलते थे? या रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को भी अपन एक्सेलरेशन बोलते थे? तो यही यहाँ पे होता है, यहाँ पे इसका स्पीड लगातार, यहाँ पे जितना था उससे कई ज्यादा, यहाँ पे उससे कई ज्यादा, यहाँ पे उससे कई ज्यादा, और लगातार स्पीड बढ़ता जाता है। अच्छा फील दिलाओ, फील, फील चाहिए? अरे एक सेकंड में फील चाहिए कि नहीं? अब देखो, नहीं आया, अब आएगा, सुनो, इसलिए टीचर की जरूरत यही पे होती है, सुनाना पड़ता है ना, देख के तब थोड़ी सीखेगा। देख, जैसे ये ऊपर फेंका मैंने बेटा, पहले भी नीचे गिरा है, बोला स्पीड बढ़ रहा है, मजा नहीं है। अब मैंने बोला ऊपर डालते हुए देख, जब ये ऊपर गया, ध्यान से बेटा, ध्यान दे, बोला जब ये ऊपर गया तो हर पॉइंट पे जब नीचे आता है तो स्पीड बढ़ती जाती है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगी, हर पॉइंट पे इसकी स्पीड कम होती गई, एक पॉइंट पे इसकी स्पीड 0 हो गई, वहां पे ये जाके रुका, वहां से वापस नीचे आया बेटा समझ, जहां पे गया वहां पे एक पॉइंट बाद रुक गया ना, फिर वहां से गिरा तो स्पीड कम होती जाती, और इसका उल्टा जब नीचे आता स्पीड बढ़ती जाती, उसको दिखती, हमारे आंखों की औकात नहीं उस स्पीड को चेंज होते देखने की, आ रहा है समझ। तो इस तरीके से स्पीड बदलती है, और इस वजह से इसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। आ रहा है बेटा समझ, क्यों इसको एक्सेलरेशन बोलते हैं, और आगे जाके क्यों इसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अब समझो फंडा। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से ये नीचे गया तो ग्रेविटी की डायरेक्शन में गया, तो प्लस जी लिख दिया, लेकिन जब ये उल्टा गया तब इसको, और आपका सादा सा इक्वेशन जो है न्यूटन भाई साहब का थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, जिसे बोलते हैं v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, वो हमें माइनस भी लिखना पड़ा। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? अच्छा अभी भी नहीं आया, फिर ध्यान दे बेटा, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, मैंने बोला ये a की वैल्यू g के बराबर ही होती है इन सर्टेन केस, इन टर्म्स ऑफ हाइट में बोल रहा हूं। जब लिनियर होगा तो ए होगा ऑब्जेक्ट का, लेकिन जब ग्रेविटी में जा रहा होगा तो एक्सेलरेशन कौन काम करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू, और तब हमें ये इक्वेशन इस तरीके से u स्क्वायर माइनस 2gs या as लिखना होता है जब ये उल्टा जाता है। आ गया फील, पूरा माहौल बन गया, पूरा समझ में आ गया अच्छे से? किसी कोई डाउट? पक्की बात? अच्छा कुछ छापना है तो छाप लो जल्दी से, फिर इसका इक्वेशन लिखते हैं। एफ वाला फार्मूला चलो देखते हैं। अरे एफ वाला फार्मूला देखो भैया, एफ वाला फार्मूला ये बोलता है कि आपके पास मान लो अगर दो ऑब्जेक्ट्स है, दोनों का ऑब्जेक्ट का मास जो है वो अलग अलग है, एक का m1 है, मान लो एक का m2 है, हो सकता है बराबर बात, ठीक है, और इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। हाँ जी सर, यस यस यस, उस डिस्टेंस को मैंने d बोल दिया, कोई बुरी बात? अब फार्मूला देखो क्या बोलता है,
फार्मूला बोलता है, जैसे कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन शुरू में मैंने आपको समझाया और बोल दिया कि भैया ये दुनिया के हर एवरी टू ऑब्जेक्ट्स के बीच में फोर्स काम करता है, विच इज अट्रैक्टिव फोर्स। ओके, तो ऐसे ये दो ऑब्जेक्ट के बीच में भी ये अट्रैक्टिव फोर्स होगा और ये फोर्स F कितना होगा ये हमें बताना है। तो न्यूटन भाई साहब ने बताया हमको। ओके, बोले कैसा है, शुरू में बोलते हैं ये फोर्स जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट को, यानी कि m1 मल्टीप्लाई बाय m2। ओके, क्या बोले, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, उन दोनों के मास के प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, दूसरी चीज बोले ये जो है फोर्स F ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर को। ओके, बोलते हैं इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, इनवर्स यानी कि उल्टा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि डिस्टेंस डबल करूंगा तो फोर्स आधा हो जाएगा और डिस्टेंस आधा करूंगा तो फोर्स 4 गुना हो जाएगा। बेटा ये नीचे 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 यानी कि ये 4 गुना बढ़ जाएगा। आ रहा है समझ? यस, फोर्स 4 गुना, तो डिस्टेंस आधा करने पे फोर्स 4 गुना बढ़ेगा, क्योंकि सिर्फ इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, उसके स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर को। आ रही बात समझ? तो बोलते हैं द फोर्स बिटवीन एनी टू बॉडीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। बन गया लॉ का स्टेटमेंट ही पूरा। कितना इजी है? अरे यस और नो, आया समझ? तो अब देखो यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले भी समझा रहा था, ऊपर मैंने लिखा भी है, इन दोनों को यूनाइट कर देंगे, एक साथ लिखेंगे। बच्चे ध्यान दे, लिख मत, ध्यान पहले सीखने पे उसके बाद में लिखने पे, ध्यान पहले सीखने पे उसके बाद में लिखने पे। तो बोला ध्यान दे, F इज इक्वल टू, अब दोनों को एक साथ लिखेंगे। बोला दोनों प्रोपोर्शनलिटी को एक साथ लिखा सकता है? हाँ लिखा जा सकता है सर। ऊपर में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में m1 m2 आ गया और नीचे में इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी स्क्वायर आ गया। बोला सर प्रोपोर्शनलिटी पसंद नहीं है। हाँ छी प्रोपोर्शनलिटी पसंद नहीं है, प्रोपोर्शनलिटी पसंद नहीं है, ये कैपिटल जी होता है, छोटा लिख दिया गलती से मैंने, सॉरी। प्रोपोर्शनलिटी पसंद नहीं है तो फिर यहाँ पे अपन क्या करेंगे, F को प्रोपोर्शनलिटी हटा के इक्वालिटी लगाएंगे और कांस्टेंट होगा कैपिटल G। कांस्टेंट कौन होगा? अब ये कैपिटल G अलग कांस्टेंट है, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू भी बड़ी विचित्र सी है, ये नहीं है, ये तो छोटे जी की वैल्यू है भाई साहब। ये किसकी वैल्यू है? बड़े जी की वैल्यू भी आपको बता ही देता हूं। ठीक है, ये बड़ा जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये होती है बड़े जी की वैल्यू। भैया छोटा जी और बड़ा जी अलग है। छोटा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू एक्सेलरेशन है, वो ये कांस्टेंट है, ये एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर वो अलग चीज है भाई साहब। ठीक है, हाँ चलो वो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, उसके बारे में आज नहीं डिस्कस करेंगे, आपका दिमाग खराब नहीं करना है मेरे को। ठीक है, टेंशन मत लो, तो ध्यान दे। तो Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर ऐसा फार्मूला बना, Gm1 m2 अपॉन डी स्क्वायर ऐसा फार्मूला बना। ओके, समझा दिया फार्मूला? हैप्पी? छाप ले अभी। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट लिख के दो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, कौन भैया? ये बड़ा जी, ठीक है, और छोटा जी तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया आपको, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, दोनों अलग चीजें। ठीक, चलो करो एक्सप्लेन। तो बात हमारी छिड़ी थी अभी बेटा दो चीज को लेकर के, एक होता है मास, दूसरा होता है वेट, और दोनों के बीच में होती है लड़ाई। दोनों के बीच में होती है युद्ध, होता है युद्ध। जैसे आपके दिमाग में अभी हो रहा है। कई बारी हम लोग को जो मास और वेट है ये एक जैसा ही लगता है, क्योंकि चलो अभी का जो आपका डाउट था पहले वो क्लियर कर दूं। दोनों का जो यूनिट है केजी ही है। अगर दोनों का यूनिट केजी ही है यानी कि किलोग्राम ही है, तो अगर दोनों का यूनिट सेम है तो दोनों क्वांटिटी भी सेम ही होनी चाहिए।
अरे यस और नो? लेकिन नहीं है, मैंने बोला दोनों अलग चीज है भाई साहब। मास अलग चीज है, वेट अलग चीज है। थोड़ी बहुत एक जैसी ना बोलना मेरे लिए गुनाह हो जाएगा भाई साहब, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, लेकिन चलो आपके दिमाग के लिए। लेकिन है नहीं है, लगती है एक जैसी बड़ी, क्योंकि यूनिट दोनों का सेम ही है। तो फिर अलग क्या है इसमें, फर्क क्या है, डिफरेंस क्या है, हमें समझा दो। मैंने ध्यान दे क्या बोला, देखो मास का मतलब होता है अमाउंट ऑफ मैटर। हाँ, तो मास तो अमाउंट ऑफ मैटर है। ओके, फिर वेट क्या है सर? वेट भैया सिर्फ और सिर्फ, देखा सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी के प्रेजेंस में मेजर किया जाता है। आप बोलो कैसे? आप किसी वेइंग पैन के ऊपर खड़े होते हो, देखते हो दोनों पैर सीधे, हाँ ओके, ओ इस बार 2 किलो बढ़ गया, मेरा वजन आया 76 किलोग्राम। अभी एक दिन पहले मैंने मेजर किया था, तो मेरा अभी कितना है? 76 किलोग्राम। क्या मैं बोलूं आपको तो आपको विश्वास होगा कि मैं एक्चुअल में 7.6 किलो का हूं? अरे बेटा ध्यान दे, मैंने बोला सर आप 7.5 किलो क्यों? सर आप 7.5 किलो के, मैं तो 4 किलो का हूँ। सच बात है, सच बात है। ये नम्रता लुकड़ी सुकड़ी है तो शायद 2-2.5 किलो की होगी। तो सर ये क्या है, ये गलत है क्या फिर? बेटा जब आप वेइंग पैन पे खड़े रहते हो, ध्यान दे बेटा, मैंने बोला वेइंग पैन पे खड़े होते हो बेटा, आपका वेइंग पैन भी इस धरती पे है, आप खुद भी इस धरती पे हो, वेइंग पैन के ऊपर भी ग्रेविटी काम कर रही है, आपके ऊपर भी ग्रेविटी काम कर रही है। ग्रेविटी ने आपको जमीन की तरफ अट्रैक्ट करके पकड़ के रखा हुआ, और इसलिए उस वेइंग पैन के ऊपर ज्यादा दबाव लगता है, जिस कारण से वो 76। और कितना ज्यादा दबाव लगता है? लगभग 10 टाइम्स। तो इसलिए मेरा असल वेट कितना है? मेरा मास 7.6 kg है और मेरा वेट 76 kg। इज दैट वेरी वेरी क्लियर? आ रहा है समझ? सो जो बाकी जो मेरा 76 है, 10 गुना मुझे क्या हुआ, मेरे धरती ने खींच के रखा नीचे भैया। सेम तराजू ले लो, वजन काटा, सेम इंसान ले लो, रॉकेट में डालो, एलन मस्क के ऊपर लेके जाओ, किधर? चांद के ऊपर, वहां जाके उसको बोलो वेट करो, 6 गुना कम आएगा। कितना? 6 टाइम्स लेस आएगा, क्योंकि धरती के 6 गुना कम ग्रेविटी चांद पे है। एग्जैक्टली 6 टाइम्स लेस। आ रहा है बेटा समझ? 6 टाइम्स मोर ग्रेविटी है अपने धरती के ऊपर। ओके, तो वहां पे आपका वजन करोगे 6 गुना कम निकल के आएगा, यहां धरती पे वजन करोगे वहां के कंपैरिजन में 6 गुना ज्यादा निकल के आएगा। तो वजन कहीं पे किसी का एक जैसा, चाहे इंसान वही है, चाहे तराजू वजन काटा भी फर्क पड़ेगा। हर जगह पे वजन करोगे अलग निकलेगा। साइंटिस्टों ने ये भी ऑब्जर्व किया, माउंट एवरेस्ट पे जब जाके वजन किया ना तो भी अलग निकला। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, वो तो चांद नहीं है, माउंट एवरेस्ट पे जादू या शक्ति है चांद की? नहीं, जादू या शक्ति नहीं, ये साइंस है। देयर इज नो मैजिक एट ऑल, देयर इज ऑलवेज साइंस। लिसन केयरफुली, होता क्या है भैया, आपकी इस धरती के ऊपर ना ये माउंट एवरेस्ट काफी ऊंचा है, तो यहां से धरती के इस लेवल तक का डिस्टेंस और यहां तक के डिस्टेंस में फर्क है, जिस कारण से धरती से डिस्टेंस अगर बढ़ता है तो मैंने बोला जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स, और ऐसे धरती से दूर 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 निकल जाओ इंटरस्टेलर स्पेस के अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स लगभग ना के बराबर होता है। आ रहा है समझ? तो धरती से थोड़ा ये डिस्टेंस ज्यादा है माउंट एवरेस्ट के ऊपर, इसलिए ग्रेविटी वहां पे कम लगती है। और एक्चुअल धरती पे सी लेवल पे जो हमने मेजर की कितनी 9.81 मीटर पर सेकंड का एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, लगभग मैंने बोला 10, 9.8 लगभग 10, इसलिए मैंने 10 बोल दिया। लमसम कैलकुलेशन 10 से मल्टीप्लाई किया, डेसिमल आगे शिफ्ट हो गया 74। तो हमारा एक्चुअल में वेट का फार्मूला है मास टाइम्स ग्रेविटी। मेरा मास है 7.6 मल्टीप्लाई बाय ग्रेविटी 10 और मेरा वजन निकला 76 किलोग्राम। आ रहा है समझ बच्चे?
तो दोनों केजी में ही मेजर होते हैं, लेकिन दोनों में रिलेशन क्या है समझ में आ रहा है? वेट खुद मास से ही बनता है। वेट खुद किससे बनता है? मास से ही बनता है। उस मास को बस ग्रेविटी मल्टीप्लाई कर दो। आ रहा है समझ? उस जगह की जिस जगह पे आप मेजर कर रहे हो, क्योंकि हर जगह की ग्रेविटी अलग होती। अरे यस और नो? तो वेट हर किसी का हर जगह पे अलग आएगा, लेकिन मास, क्या चांद पे मेरा मास अलग निकल के आएगा? बेटा मैंने मास की डेफिनेशन क्या लिखी? भैया जितने मैटर से मैं बना हूं ये थोड़ी कम हो जाएगा। मैटर तो उतना ही है, चाहे चांद पे फेंको या धरती पे, क्या चाहे, इट डजंट मैटर। इट डजंट, बिकॉज इट इज। अरे यस और नो? क्या मास और वेट का अंतर अभी समझ में आता है? अरे यस और नो? अच्छे से। वेट का फार्मूला मास इंटू ग्रेविटी। बोल, वेट का फार्मूला। बस ये जी ग्रेविटी में कंफ्यूजन मत बनाए। जैसे मैंने जब गलती से स्मॉल जी लिख दिया था, माफ करना, वो कैपिटल था। कैपिटल जी अलग बात है भैया, वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। स्मॉल जी अलग है भैया, वो क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या चीज सबको क्लियर हो गई? छाप ले जल्दी से फिर। चलो, हो गया सबका? करूँ नेक्स्ट पेज? अब बेटा ध्यान दे, मैंने बोला अब आपके ग्राफ को मैं ये सोच के चलो कि चलो आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं ज्यादा उसके ऊपर और एक्सप्रेशन नहीं दूंगा, ठीक है? ग्राफ आपके पास ऑलरेडी है। सीधा अपन बात करते उसके अंदर के एरिया की। अब आपको जो एरिया है वो लेना है ट्रेपेजियम का। किसका लेना है? ट्रेपेजियम का। ट्रेपेजियम का एरिया का पहले एक फार्मूला हमने खुद बनाया, अभी अपन रेडीमेड फार्मूला यूज करेंगे, ठीक है? ओके, आ रहा है समझ? देखो लास्ट डेरिवेशन में भी अपन ने यूज किया ट्रेपेजियम। अरे यस और नो? हाँ, इस वाले में भी यूज करेंगे। इस वाले में बोलेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके, जो एस है हमारा, विच इज गोइंग टू बी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ओके। लेकिन ये जो एरिया है, ओके, हाँ, S इज इक्वल टू फार्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। याद है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फार्मूला? ट्रेपेजियम का याद करो। सम ऑफ क्या था? पैरेलल साइड कुछ था क्या? सम ऑफ लेंथ ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल। अच्छा, वर्ड फॉर्म में सम ऑफ ठीक है, डिवाइड बाय 2 लिखो या हाफ से मल्टीप्लाई करो, एक ही बात है। चल ठीक है, हाफ इंटू, ठीक है, सम ऑफ इंटू, हाँ चल हाइट। बट एवरी टाइम वी डोंट से इट हाइट। द रीजन इज वेरी सिंपल, क्योंकि ट्रेपेजियम ऐसा भी होता है। तो इस बार क्या हाइट बोलेगी इसका? अरे ऐसा बोल सकते, लेकिन वो सूट नहीं करता, तो हम सीधा सादा नोटेशन ये यूज करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स। क्या बोलते हैं उसको? समाधान। ओके, अच्छा, अभी अगर आप ग्राफ के हिसाब से देखोगे ना बच्चा, तो ग्राफ के हिसाब से हमारे ये जो पैरेलल साइड्स है वो ओडी और बीई, ये है। कौन से? ओडी और बीई, ठीक है, इनटू हाइट जो है, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, वो है OE। कितना है वो? OE। तो हमने जो भी हमारे डायग्राम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंसेस है, ध्यान दे, मैंने बोला इसलिए ग्राफ पहले अपन ने ड्रॉ कर लिया है बेटा, ठीक है? हाँ, उस ग्राफ के अकॉर्डिंग बिठा लें, आपको चलेगा? अरे यस और नो? समझ में नहीं आ रहा तो बोलो, टेंशन लेने का नहीं। क्लियर है क्या? या पहले ग्राफ वापस बना के दूं? पक्की बात? ठीक है, फिर मैंने बोला कि यार ग्राफ में, चलो ग्राफ में देखोगे ध्यान से आप, तो ओडी का डिस्टेंस बेटा अपना था इनिशियल वेलोसिटी का u तक का, तो अपन ने ओडी को सिंपली u बोल देना है, विच इज इनिशियल वेलोसिटी। अरे यस और नो? आ रहा है समझ? ओडी ग्राफ में याद है नहीं है, तो ग्राफ में यहां से लेकर के भैया यहां तक का डिस्टेंस था,
अरे यस और नो? और इसको डी नाम था इसलिए ओडी अपन ने यू लिया। क्लैरिटी ला रहा हूँ थोड़ी थोड़ी, आपको आई होप आपके पास है ऑलरेडी, सबको मुझे पता है, लेकिन याद नहीं आ रहा तो बता दो। फिर बाद में अपन ने देखा भाई साहब ये बी भी तो है साथ में, क्योंकि सब पैरेलल साइड था। जो ट्रेपेजियम का शेप बन रहा था वो ट्रेपेजियम का शेप यहाँ पे बन रहा था कुछ इस तरीके से, ये यू, ये हो गई आपकी पैरेलल साइड्स, ये हो गई आपकी एंटी पैरेलल साइड्स। अरे यस और नो? तो ये डिस्टेंस रहा ओडी यू, और दूसरा है आपका बीई यानी कि यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस। और ये पूरा डिस्टेंस आप जानते हो, टक 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 यहां करेंगे तो क्या आता है? अरे यस और नो? तो क्या यू के साथ आ गया वी, है ना, इतना आ गया मल्टीप्लाई। और एक चीज बच्ची है, बताओ कौन? ओई। और बच्चे ओई जो है आपका, ये यहां से लेकर के यहां तक का पूरा लगने वाला क्या है? टाइम। तो ये आपका आ गया टी। सबको समझ में आता? फिर मैं, अरे यस और नो? आवाज आनी चाहिए भाई साहब। तो ये हाफ बोल क्या बना भैया? यू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलो ना फिर, यूटी प्लस वीटी। अरे यस और नो? ऐसा जो बनेगा। ए रुको जरा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। क्या बनेगा बोलो? यूटी प्लस वीटी बाई 2, ऐसा बनेगा। अरे यस और नो? अच्छा एक काम करेंगे अपन बोलेंगे कि यहाँ पे जो अपना एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन याद करो, क्या एक्सेलरेशन को v माइनस यू बाई टी लिखते थे कि लिखते थे? अच्छा एक चीज और, यहां से अपन एक और काम करेंगे, हम बोलेंगे कि यार आपका t अगर मैं इसके अंदर से निकालना चाहूं तो ये सेम चीज आपकी ऐसी बन जाएगी, ये सेम चीज ऐसी बन जाएगी। हाँ बस इसको जानबूझ के ऐसा ना लिखते हुए 2 मिनट के लिए, फिर एक बार ऐसा ही लिखकर, या तो इसी नहीं अगले स्टेप में, सॉरी, फिर एक बार ऐसा ही लिखकर, विच इज हाँ जी नहीं मल्टीप्लाई, और टी की वैल्यू बोला ए इधर है टी इधर है। हाँ ऐसा लिख सकते हैं क्या? ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा अब बताओ क्या करेंगे चेंज। अब आपके पास 2 चीजें हैं, देखो ध्यान से, मैं बस ब्रैकेट बना दूंगा, आपको आइडिया आ जाएगी। देखते हैं किस किस को आती है। डांस नहीं दिखा रहा हूँ, इसको देखो। अच्छा सुनो, किस किस को समझा भैया? a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फार्मूला याद नहीं है तो लिख दो आपके लिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है भैया आपका a प्लस बी ए माइनस बी। तो क्या हमारा फार्मूट वैसे ही हो गया कुछ? तो कुल मिला के बात ये हुई कि हम इसको वैसा लिख सकते हैं। तो क्या बनेगा? ए नहीं, हाँ यू स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। एक तो अपना बोर्ड थोड़ा स्लो है, अपन थोड़े तेज है ना, बोर्ड थोड़ा स्लो है। और कोई अगर बोलेगा सर ए बी, भैया इसको पहले लिख दे इसको बाद में लिख ले, कोई बुरी बात। तो अपन ने अपने लिए पहले किसको पकड़ा? बी। या लिख के दूं? क्लैरिटी आ गई? क्या बचा? अपन ए बचा, बराबर। इसको इससे मल्टीप्लाई किया ना ऊपर से। हाँ अब क्या आएगा बताओ? आपके पास क्या था? एस था ना, एस इज इक्वल टू, कुल मिला के आपके पास क्या है अभी? आपके पास क्या है? आपके पास हाफ है इनटू आपके पास 1/a है, समझो एक ऐसा है ना, मान सकते हैं ना। और आपके पास v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है,
अब क्या करेंगे? सोचो, डेरिवेशन हमको बनाना है, अब क्या करेंगे? ये किताब में तो दिया है छपा के, ठीक है, अपन क्या करेंगे बताओ अपने पास? हाँ जी, जाओ ना इसको इस तरफ लेके, 2a पूरा है मेरे पास, इस तरफ चला जाएगा पूरा की पूरा, तो 2as बन जाएगा। मेरे को लगता है आंसर आ चुका है। देखना भैया, 2 इंटू ए नीचे पड़ा है ना, पूरा उठा के ले गया किधर? एस की तरफ, एस को मल्टीप्लाई हुआ, इधर डिवाइड था, इधर जाके मल्टीप्लाई हुआ, तो 2as बन गया। इस तरफ क्या बचा? बी स्क्वायर। हाँ, थोड़ा रीअरेंज करेंगे, काम हो जाएगा। क्या मैं ये बोल सकता हूँ 2as इज इक्वल टू 2as प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर? अभी थोड़ा जगह बचा, इधर लिखते हैं, तो यानी कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, बस यही सुनने में मजा आता है ना। Got it? कोई बुरी बात? सबको समझ में आया? छाप लो फिर। ओके, डन है? क्वेश्चन ले क्या? इसी फार्मूले के ऊपर लेते हैं, ठीक है? कांगारू कांगारू लेते हैं ना, इस फार्मूले के ऊपर है बेटा, इस फार्मूले के ऊपर है अभी जो पढ़ा अपन ने। ओके, राइट डाउन एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज योर टेक्स्ट बुक्स बिकॉज दिस इज सॉल्व प्रॉब्लम, आई डोंट वांट यू टू कॉपी डाउन। ओके, ट्राई इट ऑनेस्टली, आप लोग खुद ट्राई करके सॉल्व करो। देखो, राइट डाउन, बताओ। हाँ, मैं डिक्टेट करता हूं, आप लिखो। Okay? Okay, write down. A kangaroo can jump 2.5 meter vertically. A kangaroo can jump 2.5 meter vertically. अब ये आप ध्यान से सुनो भैया, कंगारू जंप कर रहा है, जंप करने का मतलब ऊपर जाएगा कि नीचे? ऊपर जाएगा, तो जी प्लस की माइनस, नीचे जाता तो फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s था, क्या हो जाएगा? यू स्क्वायर माइनस 2s। क्या ये चीज सबको समझ में आती? समझे माइनस प्लस कब करना है अभी? हाँ, एग्जैक्ट क्वेश्चन मिल गया, लिखो चलो। बता रहा हूँ ना, एक्सप्लेनेशन दे रहा था बीच में भाई। हाँ, डिक्टेट कर रहा हूँ, लिखो। क्या कहा था मैं? अ कांगारू कैन जंप 2.5 मीटर वर्टिकली, फुल स्टॉप। What must be the initial velocity of the kangaroo? What must be the initial velocity of the kangaroo? क्योंकि फाइनल तो 0 हो जाएगी, आके रुक जाएगा ना वापस। नहीं, फाइनल 0 कैसे होगी? हाँ, फाइनल 0 होगी। What must be the initial velocity of the kangaroo? kangaroo की इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, ये पूछा है। चलो करो फाइंड, गिवन डेटा लिखो। देखो, न्यूमेरिकल मैंने सिखाया आपको कैसे करने का, 3 फेज में करने का। कितने? 3 फेज में। हाँ, वैसे तो 4 फेज होती है, चौथा स्टेटमेंट होता है। 3 फेज। पहला फेज बेटा गिवन डेटा लिखने का, दूसरा फेज फार्मूला डालने का, तीसरा फेज वैल्यू डाल के सॉल्व करने का, और चौथा और आखिरी फेज होता है जिसमें हम स्टेटमेंट लिखते हैं। ठीक है, सॉल्विंग 3 फेज में होती है। आ रहा है समझ? करो सॉल्व। क्या बोला है आपको? आपका जो एक्सेलरेशन है वो जी के बराबर होगा, रादर माइनस जी के बराबर होगा, तो आप बोलेंगे माइनस ऑफ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बाकी आपके पास क्या है? डिस्प्लेसमेंट है 2.5 मीटर, एस आ गया आपका 0.5 मीटर। आपके पास और क्या है? फाइनल वेलोसिटी आपकी 0 होगी, ऊपर जाके कहीं ना कहीं भी रुकता है ना। और क्योंकि मैं नीचे से ऊपर तक की जर्नी देख रहा हूँ, मैं वापस नीचे आने की देख रहा हूँ क्या? इट डिपेंड्स कि मैं उस मोशन को कहाँ तक देख रहा हूँ और कितना देख रहा हूँ। मैंने शुरू से ऊपर तक देखा सिर्फ, और मैंने बोला इनिशियल कितनी होगी मेरे को फाइंड करनी है ना। मैंने बोला वी नो दैट, हमको मालूम है। क्या मालूम है? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन हमने बोला भाई साहब आपका जो v स्क्वायर और u स्क्वायर है ये ठीक है ऐसे ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे आपका ये +2 इंटू a की वैल्यू -g आ जाएगी। मैंने बोला a की वैल्यू क्या है? -g, क्योंकि ऊपर जा रहा है, कंगारू
वर्टिकली अपवर्ड, अपवर्ड है ना, अपवर्ड, ग्रेविटी के अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस इंटू आपका एस। तो आपका हिसाब किताब कुछ ये होगा कि भाई साहब आप बोलोगे आपको चाहिए यू स्क्वायर, हाँ तो आप ये क्वांटिटी इधर ले जाओगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस माइनस माइनस ओवरऑल हो गया माइनस 2GS। ओके, फिर आप बोलोगे आपको चाहिए यू स्क्वायर, तो आप बोलोगे यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2GS। तो आपका वो निकलेगा यू स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर जो कि आपका 0 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जी जो कि आपका होता है बेटा 9.8 इंटू एस जो कि आपका है 2.5, और इन सबका आप मल्टीप्लीकेशन कर लोगे तो आपको कितना मिल रहा है, 49 मिल रहा है बराबर। और फिर आपका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, u इज इक्वल टू अंडर रूट 49, देयरफॉर u इज इक्वल टू 7 मीटर पर सेकेंड। इतना सिंपल क्वेश्चन था, कितना सिंपल क्वेश्चन था। आ रहा है समझ सबको? अरे सर नो छाप लो अच्छे से शाबाश पूरा। बच्चों आए समझ? रुके आज के सेशन में पे? ऑलराइट सो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, थैंक यू सो मच, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।